नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे वर्क प्लेसेस को यानी ऑफिसेस को महिलाओं के लिए सेफ बनाने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो ड्राफ्ट आया है इसको क्यों बदलने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन हमारे देश में इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि एडिबल ऑयल हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमें इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। एडिबल ऑयल के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। क्या किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस तीसरे आर्टिकल में। ये कोट है, इसका आंसर आप दीजिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कही थी एक बात, 3 चीज़ों को ना लंबे समय तक नहीं छुपाया जा सकता है, सन, मून और ट्रूथ। बताओ कैसे इस कोट को आप एक्सप्लेन करोगे। देखो, आसमान में सूर्य है, चंद्रमा है, बादलों से बेशक ये ढक जाएं, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको सूर्य ना दिखे, लेकिन क्या लंबे समय तक ऐसा पॉसिबल है कि सूर्य छुप जाए आपकी आंखों से? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार से ना सच को भी ज्यादा समय तक नहीं छुपाया जा सकता। जैसे देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में लंबे समय तक रूल किया, उन्होंने ये प्रोपगेंडा फैलाया कि हम आपकी भलाई के लिए हैं, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, जबकि वो प्रोपगेंडा था, वो लूट रहे थे इंडियंस को, देश को। तो गांधी जी ने उनके झूठ को एक्सपोज किया सत्य और अहिंसा से। लास्ट में लोगों में जागरूकता आई और अंत में उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ा। उनका जो प्रोपगेंडा था वो फेल हो गया। लंबे समय तक वो सच को छुपा नहीं सके, मतलब झूठ को प्रोपगेट नहीं कर सके। उसी प्रकार से देखो, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पैसा कमाते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन पब्लिक में ऑनेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो ऐसा नहीं कर पाते। झारखंड की एक आईएएस ऑफिसर हैं पूजा सिंगल, उनके घर पर जब छापा पड़ा 25 करोड़ रुपए कैश मिला। मतलब उनका जो करप्शन था लंबे समय तक नहीं चल सका। इसलिए देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा सच का साथ देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा ये पॉसिबल होता नहीं। बट आंसर्स में तो देखो, आप हमेशा इसी प्रकार की चीज़ें लिखिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल आंसर में आप मत होइएगा, मार्क्स कट जाएंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ऑफिसेज को यानी वर्क प्लेसेस को महिलाओं के लिए सेफ बनाने की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि बहुत सारी रेसलर्स इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर और प्रोटेस्ट करने लगे। उनका आरोप यह था, रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ना, वो वुमेन रेसलर्स का हरासमेंट करते हैं। अब देखो, वैसे 2013 का एक एक्ट है वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। इस एक्ट में प्रोविजन ये है कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगी। अगर किसी महिला एम्प्लॉय को दिक्कत है तो वो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। अभी तक देखो, ये साफ नहीं हुआ है कि वुमेन रेसलर्स को जंतर मंतर पर आना पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास गई या फिर नहीं गई। क्या वास्तव में ऐसी कमेटी रेसलिंग फेडरेशन में थी भी या फिर नहीं थी? क्या उनको अवेयरनेस है इस कमेटी के बारे में या फिर नहीं है? देखो, वैसे इस केस में तो क्या हुआ, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी का गठन कर दिया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया मैरी कॉम को। और भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं इस कमेटी में। ये जो ओवरसाइट कमेटी है, ये कमेटी महिला रेसलर्स के जो आरोप हैं कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उन आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। अभी तक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, वैसे तो देखो, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित जो सेक्सुअल ऑफेंस है ना, उनको इंसर्ट किया गया 2013 में आईपीसी के सेक्शन 354A में। लेकिन अभी भी सेक्सुअल हरासमेंट संबंधित जो एलिगेशंस होते हैं ना, उससे संबंधित केस पुलिस दर्ज करती है आईपीसी सेक्शन 509 के अंतर्गत। सेक्शन 509 मतलब टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमन। बहुत बार ऐसा होता है, जो महिलाएं हैं जिनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो पुलिस तक नहीं पहुंचती शिकायत को लेके, और ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, कंपनी में कोई इंटरनल मैकेनिज्म होता ही नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस केस में
काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी कि ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में महिलाओं के हरासमेंट को रोकने के लिए। बाद में देखो 2013 में एक कानून भी आया वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए। अब इस कानून में साफ तौर पर बोला गया कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाएगा और किसी भी महिला को कोई भी दिक्कत होती है सेक्सुअल हरासमेंट संबंधित तो वो इस कमेटी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज तो देखो इसका ध्यान रखती हैं, लेकिन कई बार जो छोटी कंपनीज हैं वो इस पर ज्यादा गौर नहीं करती। बाद में ऐसे केस जब सामने आते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार देखो राइटर के अनुसार ऐसा भी होता है, इस प्रकार की कमेटीज होती हैं कई कंपनीज में, लेकिन ना महिलाएं इन कंप्लेंट कमेटीज के पास में जाती नहीं है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। उसके कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं कि कंपनी में ना मेल एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फीमेल एम्प्लॉयज, और दूसरा हायर पोजीशंस पर तो वुमेन लीडर्स बहुत कम होती हैं। तो जिन महिलाओं के साथ गलत होता है ना वो हिचकिचाती हैं कि शिकायत लेके जाएंगी तो हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी, अगर शिकायत की गई तो शायद हमें नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर हमारा प्रमोशन रोक दिया जाए, इंसेंटिव रोक दिए जाएं, या फिर और ज़्यादा गलत होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हमने शिकायत की। ये सारे विचार एक महिला एम्प्लॉय के मन में आते हैं, इस वजह से वो ठीक से शिकायत नहीं कर पाती अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का प्रोविजन है भी तो। राइटर ये कहते हैं देखो अगर ये माइंडसेट चेंज करना है ना, मतलब कई बार कुछ मेल एम्प्लॉयज का ये माइंडसेट होता है कि वो पावर वाली सिचुएशन में हैं, तो कई बार तो वो डायरेक्टली सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करते हैं, कई बार इनडायरेक्टली मतलब साफ साफ नहीं बोलेंगे लेकिन हिंट देने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये साइकोलॉजी जो है ना ये समाज की देन है। समाज पैट्रियार्कल रहा है हमेशा से। अगर मान लो शुरू से ही ऐसी सोच निकल के आती है किसी पर्सन में कि महिलाएं जो हैं वो सेकंड सिटीजन हैं, सेकंड सेक्स हैं, मेल के पास में ज़्यादा पावर है। घर में भी बच्चा ये देखता है कि माँ काम करती है, पिताजी बाहर जाते हैं काम करने के लिए और माँ को पिताजी की बात सुननी होती है। इसी से तो पैट्रियार्की चलती रहती है सस्टेनेबल बेसिस पे, कि शुरू से ही बच्चा ये देखता है कि मेरे माता पिता आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी आपस में कैसे बॉन्डिंग है, फिर वो सोचता है कि मेरी भी ऐसी ही बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये पैट्रियार्की को अगर जड़ से खत्म करना है ना तो घर से शुरुआत होनी चाहिए। एक टर्म देते हैं राइटर, नेचर वर्सेस नर्चर। वैसे तो देखो किसी का जो नेचर होता है, यूं कहते हैं कुछ लोग जीन्स में होता है, किसी के जीन ही ऐसे होते हैं कि उसका नेचर ज्यादा गुस्से वाला रहेगा या फिर ज्यादा शांत वाला रहेगा। राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है, नेचर तो मैटर करता ही है लेकिन नर्चरिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किसी बच्चे का परवरिश कैसे हुई है, बचपन में उसका आस पड़ोस कैसा रहा है, उसकी स्कूलिंग कैसे हुई है। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं कि उस बच्चे का नेचर कैसा होगा, वो बाकी बच्चों के साथ चाहे वो लड़का हो लड़की हो उनके साथ कैसा बिहेव करेगा, उनके साथ में कैसा टेम्परामेंट होगा बच्चे का। मतलब दोनों चीजें मैटर करती हैं। ये डिबेट नहीं है नेचर वर्सेस नर्चर, क्या मैटर करता है नेचर या फिर नर्चर, दोनों चीजें मैटर करती हैं। जब तक देखो पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को, मतलब बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, लड़का लड़की को दोनों को एक साथ एक रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, तब तक समाज में, ऑफिस में, स्कूल्स में, कहीं पर भी लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है वो खत्म करना मुश्किल है। इसके बाद ना अब राइटर ना सॉल्यूशंस देते हैं कि अगर इस चीज को खत्म करना है पैट्रियार्की को या फिर वर्क प्लेसेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है महिलाओं के साथ, तो 3 तरह के गोल्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स, अभी इमीडिएटली क्या होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ऑफिस में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहां पे नहीं है इस प्रकार की कमेटीज का गठन किया जाए, अवेयरनेस स्प्रेड की जाए महिला एम्प्लॉइज में कि आपके साथ गलत होता है तो आप इस कमेटी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हूं। मीडियम टर्म में क्या होना चाहिए, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज हो ताकि एक महिला सेफ महसूस करे। ऐसा ना हो कि पूरे ऑफिस में 25 अगर मेल एम्प्लॉइज हैं तो 2-3 महिलाएं हैं। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है ये अलग से एक टॉपिक है। स्किल्स दी जाए महिलाओं को, सेफ एनवायरनमेंट ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि समाज में भी। एक घर से महिला जाती है ऑफिस में, रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया जाए। सोच दकियानूसी जो है कि महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करेंगी तो वो अच्छा नहीं है, उस सोच को चेंज किया जाए।
ये एक अलग टॉपिक है, कैसे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ज्यादा है ना, ऑफिस में आधे मेल आधे फीमेल हैं, तो महिलाएं ज्यादा सेफ महसूस करती हैं, ज्यादा इंपावर्ड फील करती हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो आवाज उठा सकें। और दूसरा देखो, बहुत सी महिलाएं जॉब करती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जॉब छोड़ देती हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो जॉब छोड़ दी। तो ड्रॉप आउट भी कम करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे को जन्म देने या फिर दूसरे इश्यूज के कारण कम से कम महिलाएं जॉब छोड़ें। लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में तो देखो, समाज में जो व्याप्त पैट्रियार्की है ना, इसे खत्म करना जरूरी है। तो इसके लिए पूरे समाज को इनिशिएटिव लेना होगा। सिर्फ ऑफिस के जो एम्प्लॉयर हैं उनके इनिशिएटिव लेने से काम नहीं चलेगा। हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, जैसे इकोनॉमिक डिसीजंस ज़्यादा मेल के द्वारा लिए जाते हैं, और भी दूसरे कल्चर्स में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में। हर एक एस्पेक्ट में महिलाओं की जो पोजीशन अभी सेकंड है ना, इसे बराबर लाने की आवश्यकता है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है प्रॉब्लम्स विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ना पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल ड्राफ्ट किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इस बिल में कहा गया, एक तरफ हम जो इंडिविजुअल्स का राइट है अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का, इंडिविजुअल्स के उस अधिकार की भी हम सुरक्षा करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि अगर पर्सनल डेटा इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो उसे भी प्रोसेस किया जाए। मतलब दोनों चीजों के बीच में ना एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ देखो राइट टू प्राइवेसी है, कोई अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब किसी के पर्सनल डेटा से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो वो भी हो, दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश होना जरूरी है। लेकिन राइटर का यह मानना है, जिस प्रकार का यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित बिल है ना, इस बिल से ना कुछ भी सर्व नहीं होता। ना तो राइट टू प्राइवेसी सर्व होता है, मतलब प्राइवेसी का जो अधिकार है उसे प्रोटेक्ट करना आसान नहीं हो पाया है इस बिल के अंतर्गत। दूसरा देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन कि पर्सनल डेटा अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज होता है तो उसे यूज किया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी सर्व नहीं होता है। मतलब सरकार कहती है दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन दोनों ही राइट्स को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है ये बिल। अब इसके लिए राइटर ना 4 पॉइंट्स देते हैं। पहला पॉइंट देखो, वैसे ना आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, और आरटीआई एक्ट एक क्रांति के समान था। लोगों के हाथ में पावर्स आई इस एक्ट के आने के बाद में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित जो डेटा है, अब देखो ये बोला गया है, आज के समय में सरकार ने प्रोविजन किया है कि कौन कौन राशन होल्डर्स हैं, किस किस को अनाज मिलता है इस एक्ट के अंतर्गत, कौन कौन से सेंटर्स हैं पीडीएस के, उनको अपना ये भी डेटा पब्लिक में डालना है वेबसाइट पर कि उनके पास कब कितना स्टॉक आया और स्टॉक से किस किस राशन होल्डर को अनाज दिया गया। मतलब सफिशिएंट डिटेल्स में जो डेटा है पीडीएस शॉप्स का, वो अब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अब देखो, ये सारा डेटा जब ऑनलाइन अवेलेबल है ना, तो आसानी से सोशल ऑडिटिंग हो सकती है। सोशल ऑडिटिंग मतलब जो बेनिफिशरीज है ना, वो जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। ऐसा तो नहीं है कि राशन कार्ड हमारा बना है फिर भी हमें अनाज नहीं दिया जा रहा है पीडीएस शॉप के द्वारा, और पीडीएस शॉप खुद हमारा अनाज खा रही है। ऐसा तो नहीं है कि पीडीएस शॉप हमें झूठ बोल रही है कि अनाज है नहीं, जबकि वेबसाइट पर यह दिख रहा है कि अनाज उनके पास में था। सारा डेटा जो है बेनिफिशरीज ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। करप्शन करना बहुत मुश्किल हो गया है जब सारा डेटा पब्लिक में अवेलेबल होता है। तो इवन मिड डे मील स्कीम है, सारा डेटा पब्लिक में अवेलेबल होता है। बेनिफिशरीज जान सकते हैं कब कितना पैसा आया। ऐसा तो नहीं कि खाने के लिए पैसा मिला लेकिन फिर भी खराब डिशेज बनवाई जा रही हैं स्कूल में ये बोल के कि पीछे से पैसा नहीं आ रहा है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने जनता को काफी इंपावर किया है, ये बात सच है। और देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ना कुछ एक्सेप्शन दी हुई हैं कि इस एक्ट के तहत सरकार से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो सरकार पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है अगर कोई ना कोई ग्राउंड फुलफिल होता है। जैसे देखो, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है आरटीआई से, उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन से देने से मना कर सकती है सरकार। फॉर एग्जाम्पल, कोई सरकारी कर्मचारी है,
महेश नाम का। अब उससे संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन ने, सुरेश ने डिमांड की है सरकार से। सरकार बोल सकती है कि अगर आपका कोई महेश की इंफॉर्मेशन देने से कोई पब्लिक पर्पज सर्व नहीं हो रहा है, जनता का फायदा नहीं हो रहा है, तो हम महेश की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। या फिर देखो, महेश जो कि सरकारी कर्मचारी है, महेश की ऐसी इंफॉर्मेशन सुरेश के द्वारा मांगी गई है, उस इंफॉर्मेशन से महेश की जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती हो, तो भी सरकार महेश की इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। तो ये एक्सेप्शंस हैं कि कब सरकार किसी सरकारी एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। बट देखो, अब जो डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट है ना, इसमें ना एग्जम्पशन के दायरे को इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें यह बोला गया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कि आरटीआई को इस प्रकार से अमेंड किया जाएगा कि सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। मतलब अब आरटीआई के तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं जा सकती। पहले तो ऐसा होता था, मांगी तो जा सकती हैं, बट पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये कहते हुए मना कर सकता था कि आपका कोई पब्लिक पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं देंगे। या फिर इससे महेश जो सरकारी कर्मचारी है उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, इसलिए हम उससे संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बट अब एक्सेप्शन को इंक्रीज कर दिया गया। अब तो सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, अगर ये बिल पास हो जाता है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई से मांगी ही नहीं जा सकती, तो राइटर कहते हैं गलत है। मतलब बैलेंस स्टैब्लिश हो नहीं रहा है ना। कई बार पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूरी होती है लार्जर पब्लिक पर्पस के लिए, बट अब पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकेगी। अब एक सेकंड बात बोलते हैं राइटर कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है इस बिल के अंतर्गत। डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो अभी ड्राफ्ट है, इसका सेक्शन 18 में यह बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट या फिर इवन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी अलाउ कर सकती है, उसको छूट दे सकती है कि आप पर इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। अब सरकार तो देखो अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांच को, किसी भी डिपार्टमेंट को छूट दे देगी कि आप पर इस बिल के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, आप मर्जी कुछ भी करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है इस बिल के अंतर्गत। और भी देखिए, देखो सबसे ज्यादा डेटा तो आपको पता है गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट के पास तो सारा ही डेटा होता है A to Z, लेकिन गवर्नमेंट को ही ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं इस बिल के अंदर। जैसे देखो, एक कमेटी बनाने का प्रोविजन किया गया है, ओवरसाइट बॉडी, जो चेक करेगी कि सरकार या फिर दूसरी कंपनीज ठीक से डेटा को मेंटेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, गलत यूज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। लेकिन अब देखो, सरकार के पास ही इतना डेटा है, और ये जो ओवरसाइट कमेटी जिसका काम है ये चेक करना कि डेटा को ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस कमेटी को ही सरकार के द्वारा गठन किया जा रहा है। फिर फायदा क्या? कैसे ये कमेटी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, क्योंकि सरकार ही तो इस कमेटी को बना रही है। तो जिसने इस कमेटी को बनाया है, ये कमेटी उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। समझ गए? ये देखिए यहां पे सरकार इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और कमेटी को गठन करेगी, कितने मेंबर्स आएंगे ये सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी, और उससे भी ज्यादा मेंबर्स का रिमूवल, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। इवन जो बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो इस बोर्ड को मैनेज करेंगे, वो भी सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टली। तो मतलब इस बोर्ड का डायरेक्टली कंट्रोल सरकार के पास होगा। गलत है ये। मतलब ये बोर्ड जो है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक प्रकार से सिविल कोर्ट के तौर पे काम करेगा, फाइन लगाने की पावर होगी, लेकिन ये बोर्ड का कंट्रोल ही सरकार के पास है। तो मतलब ये बोर्ड सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकेगा। सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, बिल में बोला गया है कि बोर्ड जो है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये डिजिटल काम करेगा। किसी को भी कंप्लेंट है तो वो डिजिटली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 33% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस बोर्ड के पास में अपनी शिकायत नहीं दर्ज कर सकेंगे, ये राइटर का कहना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑयल सीड्स सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया पूरे वर्ल्ड में वेजिटेबल ऑयल को कंज्यूम करने वाला सबसे बड़ा देश है। हमारे देश की पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो एडिबल ऑयल यानी खाने के काम में जो
ऑयल का इस्तेमाल होता है, उन एडिबल ऑयल्स की जो डिमांड है और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। बट हमारे देश में ना इतना ज़्यादा एडिबल ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमें ना इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल। इंडिया का जो वेजिटेबल ऑयल, मतलब जितना हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, वो $14 बिलियन से भी ज़्यादा की कीमत का होता है। तो इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म होता है। तो कोशिश सरकार ये कर रही है कि जितना वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल हमारे देश में कंज्यूम होता है ना, उतना हमारे देश में प्रोड्यूस भी हो। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं ताकि इंडिया एडिबल ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब किसी और पे निर्भर ना करे, खुद पर ही निर्भर करे, जितना ज़रूरत है उतना हमारे देश में ही प्रोड्यूस हो। लेकिन देखो, एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करने से संबंधित ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं। जैसे सबसे पहली रुकावट है लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड फ्रेगमेंटेशन मतलब किसानों के पास जो खेत है ना, उनका साइज काफ़ी छोटा छोटा है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, 1 एकड़ 2 एकड़, मतलब छोटे और मंझले किसान हमारे देश में ज़्यादा है। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग्स है ना बड़ी बड़ी है, वहाँ पे वो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन छोटे और मंझले किसान बढ़िया मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में अगर देखो ऑयल सीड्स की खेती की जाती है ना, यील्ड रिलेटिवली कम है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, क्योंकि देखो ऑयल सीड्स की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, इरिगेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं होता, और ज़्यादा R&D भी नहीं है हमारे देश में ऑयल सीड्स के सेक्टर में। इस वजह से ऑयल सीड्स को जब उगाया जाता है तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम आती है, इसलिए किसानों के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, फ़ायदे का सौदा नहीं है ऑयल सीड्स को उगाना। नेक्स्ट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसी होगी बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जैसे जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे पानी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। और इंडिया में रेनफॉल पैटर्न में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा देखा हमने, बारिश आती है तो एकदम से बहुत बारिश आ जाती है 2-3 दिनों में, नहीं आती तो लगातार 2-2, 3-3 साल सूखा रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑयल सीड प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। फिर किसान ना सेफ ऑप्शन चूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय रिस्की ऑप्शन के। लगातार जैसे कोई वीट में खेती कर रहा है तो वो वीट में ही करता है, कोई राइस में कर रहा है तो वो राइस में ही करता है, उस प्रकार से। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे देखो फसल को उगा लिया, फसल की हार्वेस्टिंग हो गई, अब उसे स्टोर करके रखना ताकि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके देश के कोने कोने में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में काफ़ी कमज़ोर है। तो इस वजह से भी किसान हिचकिचाते हैं ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करने में। इसलिए देखो देश को डिपेंड होना पड़ता है इंपोर्ट पर, क्योंकि उतना एडिबल ऑयल तो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो क्या करें, बाहर से इंपोर्ट करें। अब बाहर से जब इंपोर्ट होता है ना तो टैरिफ काफ़ी कम होता है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए टैक्स ज़्यादा लगता है, तो मतलब इंपोर्ट करना भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो इससे डोमेस्टिक कंपनीज है ना काफ़ी बार ऐसा फील करती हैं कि देखो हम देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा नहीं बिकता, हमारे लिए सरकार ज़्यादा कुछ इंसेंटिव नहीं देती, जबकि इंपोर्ट आसानी से हो जाता है। तो डोमेस्टिक कंपनीज सर्वाइव नहीं कर पाती ऐसे इन्वायरमेंट में। इसके बाद है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट ने ऑयल सीड सेक्टर को कोई खास सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है, R&D के मामले में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है किसानों को, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा आगे नहीं आया है ऑयल सीड सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये करंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद ये है 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है इंक्रीज करना जहां पर पाम ऑयल की खेती होती हो। नेक्स्ट, ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये स्कीम कैसे हेल्प करती है, किसानों की हेल्प करती है ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए MSP जो है वो इंक्रीज करके। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखो गेहूं को और राइस को स्टोर करके रखा जाता है ना FCI के गोडाउन्स में, उसी प्रकार से ऑयल सीड का भी बफर होना चाहिए सरकार के पास ताकि समय समय पर बेनिफिशरीज को दिया जा सके, जैसे गेहूं और राइस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर कृषि विकास योजना में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप खराब हो गई किसी प्रकार से,
कोई कैलमिटी आ गई तो किसानों की फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, काफ़ी पुराना यह मिशन है 1986 का। इसका मकसद ये है ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कैसे? एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके। इसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ये तो देखो देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करके, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल ना करना, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ना करना। अब लास्ट में सजेशंस हैं कैसे हम ऑयल सीड्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन्फोर्सिंग एरिया एक्सपेंशन, मतलब किसानों को एंकरेज करके कि एकदम से आप अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स को नहीं छोड़ना चाहते तो थोड़ा एरिया डिवोट कर दीजिए ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन के लिए। आप इंटरक्रॉपिंग कीजिए, लगातार राइस को उगाओगे तो प्रोडक्टिविटी लैंड की कम हो जाएगी। आप बदल बदल के फसल उगाइए, मोनोक्रॉपिंग अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें किसानों को समझानी होगी, तब जाके एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करके, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर, एग्री टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अगर खेती में होगा तो फिर यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। खेती चाहे किसी की भी हो, जनरल टेक्नोलॉजीज हैं, हर क्रॉप की प्रोडक्शन में ही इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है, R&D में सरकार इन्वेस्ट करे, सीड टेक्नोलॉजी को सरकार इंप्रूव करे ताकि अच्छे सीड्स मार्केट में आए। प्रोक्योरमेंट सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, किसानों को गारंटी मिलनी चाहिए। जैसे किसानों को गारंटी होती है ना कि हम गेहूं और राइस उगाएंगे तो सरकार परचेज करेगी, उसी प्रकार से ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन पर भी किसानों को गारंटी मिलनी चाहिए कि सरकार हमसे ये प्रोक्योर करेगी ही। नेक्स्ट सजेशन, जो नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल ऑयल सोर्स है ना, जैसे कॉटन सीड है, राइस ब्रान है, ट्री बोन ऑयल सीड्स हैं, जनरली इनसे एडिबल ऑयल कम निकाला जाता है, तो इन नॉन कन्वेंशनल ऑयल सोर्सेज को भी यूज किया जाए। इंपोर्ट को रेगुलेट किया जाए ताकि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए इन्वायरमेंट ऐसा ना हो कि उनके पास इंसेंटिव ना बचे। सबसे लास्ट में, जैसे देखो गेहूं और अनाज दिया जाता है पीडीएस में, उसी प्रकार से एडिबल ऑयल भी दिया जाए, तो इससे भी किसान डिमांड बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।